हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैंने शुरुआत की थी आधुनिक भारतीय इतिहास की, और आधुनिक भारतीय इतिहास में जो हमारा टॉपिक था वो था भारत में यूरोपियन का आगमन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे प्राचीन काल में भारत और यूरोपीय देशों के मध्य व्यापार होता था, किन किन मार्गों से होता था, और आधुनिक भारत में जब यूरोपियन आए तो वो किन मार्गों से आए और उसके पीछे कारण क्या था। और ये भी मैंने बताया कि यूरोपीय भारत में आना ही क्यों चाहते थे। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी पिछले वाले वीडियो में। फिर मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में पढ़ाया था कि पुर्तगाली कब आए और उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, वास्को डी गामा कब आए, सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। और इसके पहले मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति, उसको आप पढ़ लीजिए। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि पुर्तगाली कैसे आए। अब जो अगला है आपका, आगे कौन सी कंपनी आती पुर्तगाली के बाद? डच आते हैं। डच, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए। डच हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड्स के निवासी थे। डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड, या जिसको आज हम नीदरलैंड्स कहते हैं। जैसे नीदरलैंड और हॉलैंड में डिफरेंस क्या है? असल में पहले हॉलैंड एक देश हुआ करता था और इसमें दो देश शामिल थे, एक नीदरलैंड और एक बेल्जियम। यानी नीदरलैंड और बेल्जियम से मिलकर हॉलैंड बनता था। लेकिन ये तो पहले था, लेकिन बाद में दोनों देश अलग हो गए, नीदरलैंड अलग, बेल्जियम अलग। तो इसलिए अब हॉलैंड नहीं रह गया है, अब हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड हो गया है। तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। फिर 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन उत्तमासा अंतरीप से होते हुए सुमात्रा पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। 1602 ईस्वी में डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना हुई। एक डच कंपनी थी, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। इसी को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा इसका जो सिस्टम है अभी मुझे पता नहीं ज़्यादा, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो अब देखिए, ये वहाँ की भाषा में लिखा है वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस नाम से हम लोग जानते हैं। यह एक विशाल कंपनी थी। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? मसूलीपट्टनम में। और कब हुई? 1605 में। डचों की अन्य फैक्ट्रियाँ पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपत्तनम, कोचीन, यहाँ सब इन्होंने बाद में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। लेकिन प्रथम फैक्ट्री याद रखना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। भारत से डच व्यापारियों ने मसालों, नील, कच्चे रेशम, सोरा, चावल, अफीम, सूती वस्त्र आदि का व्यापार किया। यहाँ पर होगा वस्त्र आदि का व्यापार किया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो डच व्यापारी किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे? मसालों का, नील का, कच्चे रेशम, सोरा, चावल, अफीम, सूती वस्त्र, इन सब का व्यापार करते थे। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था। परिणामतः डच कंपनी अपनी इच्छानुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बना। तो डच कंपनी कैसी कंपनी थी? सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी थी। और आगे मैं आपको बताऊंगा जो फ्रेंच कंपनी आएगी वो भी सरकारी कंपनी होगी। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हो गए और भारत से उनका पतन हो गया। तो 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ डच थे। भारत के व्यापार को लेकर इनमें युद्ध हुआ और इसमें डच हार जाते हैं और फिर भारत से उनका पूरी तरीके से पतन हो जाता है। तो ये डच के बारे में इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए भी।
तो पुर्तगाल के बाद डच आए। अब डच के बाद तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश, और इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज़ के साथ, ईस्ट इंडीज़ का मतलब जो पूरब के देश हैं, उनके साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ। रॉयल चार्टर का मतलब अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक अधिकार पत्र महारानी ने दिया, एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में, कि आप जा सकते हैं और पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडीज़ का मतलब पूर्वी देश। जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दिया गया था, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। शुरुआत में जब ब्रिटिश महारानी ने ये अधिकार पत्र दिया तो 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया था कि आप व्यापार कीजिए, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सम्राट बना जेम्स प्रथम, तो 1609 ईस्वी में उसने कहा कि ये 15 वर्ष का कार्यक्रम हटाओ और अनिश्चित काल के लिए व्यापार करो, कोई रोक टोक नहीं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आप जिसको बोलते हैं, वो भारत के पश्चिमी तट पर कंपनियों की स्थापना के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही परमिट प्राप्त करता है। पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने के लिए शाही परमिट प्राप्त करता है, मतलब मुगलों से एक फरमान जारी करवाता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है। सोलह 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना खोला। कारखाना मतलब फैक्ट्री या कोठी, चाहे कोठी पूछे या फैक्ट्री पूछे या कारखाना। और मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि फैक्ट्री का मतलब यहाँ आधुनिक फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण हो, ऐसा नहीं। फैक्ट्री का मतलब गोदाम होता था, कोठी होती थी जहाँ पर वो अपने माल को इकट्ठा करते थे। तो 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री खोला या कारखाना खोला। इसके बाद कैप्टन थॉमस रो आया 1615 में। उसने मुग़ल सम्राट, यहाँ सम्राट होगा, मुग़ल सम्राट जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के बाद आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में कारखाने स्थापित किए। टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती। मुग़ल सम्राट जहांगीर से अनुमति प्राप्त की और फिर आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद, ये सब गुजरात के क्षेत्र हैं। आगरा तो यूपी में है। तो यहाँ सब बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की थी। स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में। ये तो उत्तर भारत की बात हो गई, सूरत में। उत्तर भारत बेसिकली ये नहीं है, ये है पश्चिमी भारत, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये मुंबई में पड़ता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो मसूलीपट्टनम में 1611 में। 1 मिनट। फिर पूर्वी भारत में तो मैंने पश्चिमी भारत में सूरत बताया, दक्षिणी में मैंने बताया कि मसूलीपट्टनम। अब पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया। उड़ीसा जो कि पूर्वी तट पर स्थित है, तो वहाँ पर पहला कारखाना 1633 में खोला गया। इसके बाद बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कई कारखाने खोले। टाइपिंग मिस्टेक कई जगह है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। फिर आगे देखते हैं। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेना से संघर्ष हुआ। अब हुगली चूँकि मुगलों के अंतर्गत आता था, तो जब इन्होंने हुगली को लूटा अंग्रेजों ने, तो इनका सीधे जो संघर्ष था, लड़ाई था, वो मुगलों से हो गया। जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम आदि के कारखाने से अपने हाथ धोने पड़े। यानी इनको अधिकार जो मिला था व्यापार करने का, सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, यहाँ से इन्होंने अपना अधिकार खो दिया। मुगलों ने इनसे अधिकार छीन लिए। लेकिन
कहा जाता है कि बाद में इन्होंने क्षमा याचना मांग ली। वही चीज़ लिखा है कि परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार के अधिकार प्रदान कर दिए। तो यहाँ पर औरंगजेब ने गलती कर दी, उसको इतना नहीं पता था कि आगे क्या होगा, आगे पूरा तहस नहस होता है। और आप देखते हैं कि 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन करते हैं भारत पर। तो यहाँ पर क्या किया, 1.5 लाख रुपये लेकर मुआवजे के रूप में औरंगजेब ने पुनः व्यापार का अधिकार दे दिया। 1698 में अजीम उस शान द्वारा अंग्रेजों को सूता नाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। इन्हीं को मिलाकर जॉब चौरनाक ने कोलकाता की नींव रखी। कोलकाता, इसको पहले कलकत्ता बोलते थे, तो यहाँ कोलकाता लिखा है लेकिन एक्चुअली कलकत्ता होना चाहिए। तो कलकत्ता की स्थापना किसने की, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। जो है कलकत्ता 3 गांवों से मिलकर बना था, उसमें 3 गांव थे, एक था सूतानाती, दूसरा कलिकाता और तीसरा गोविंदपुर। और ये अजीम उस शान ने अंग्रेज़ों को दिया था। तो इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर एक अंग्रेज़ था जॉब चौरनाक, उसने कलकत्ता नगर की नींव रखी। बाद में इसी कलकत्ता नगर को फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया, यानी ये बस्ती थी, उसमें नगर नहीं था, बस्ती थी, तो इसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया। कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 17 साल में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रही थी। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता रही। 1911 में जब दिल्ली को स्थानांतरित किया था राजधानी, तब ये समाप्त हुई थी। तो 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी, इसको ध्यान में रखना। 1911 के बाद दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाया। ये तो शायद पेज वही है, 1 मिनट। 1717 में मुगल सम्राट फारुखशियर ने एक फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर यानी 3000 रुपये वार्षिक चुका करके निःशुल्क व्यापार करने तथा मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। एक ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है। अब ये होता क्या है, एक अधिकार पत्र था। 1717 में जब मुगल सम्राट फारुखशियर रहता है तो वो कंपनी को एक फरमान जारी करता है, कंपनी के लिए एक अधिकार पत्र जारी कर देता है, और उसमें कहता है कि कंपनी से कहता है कि आप 3000 रुपये प्रतिवर्ष अदा करके निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं और मुंबई में ढाले गए अपने सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चला सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी रियायत थी कंपनी को मुगलों की तरफ से। और एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं ओम्स, उन्होंने कहा कि ये तो कंपनी के लिए महाधिकार पत्र है। अधिकार तो छोड़ो, महाधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, इसको मैग्ना कार्टा कहा। तो ये थे ब्रिटिश। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है ब्रिटिश के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है डेनिश। डेनिश डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क यूरोप का एक देश है, तो वहाँ से आए थे। अंग्रेज़ों के बाद 1616 में डेनिश भारत में आए। ये डेनमार्क के रहने वाले थे। 1620 में डेनिश ने ट्रैंकोबार तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में यहाँ में होगा, बंगाल में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो ट्रैंकोबार में कब और सेरामपुर में कब, ये बात आपको ध्यान में रखना, बाकी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो 1620 में ट्रैंकोबार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 1676 में सेरामपुर कहाँ है, बंगाल में, यहाँ में होगा। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने विस्तार नहीं किया और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्री इन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दी और यहाँ से चले गए। तो इनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये जानिए कि 1616 में आए और ट्रैंकोबार तथा सेरामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 1845 तक पूरी फैक्ट्री अपनी अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। ये सब ज़्यादा दक्षिणी पूर्वी एशिया में गए थे। डेनिश वगैरह, डच वगैरह ये जो थे, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में गए थे।
भारत में इनका बहुत कम विस्तार हुआ। फिर आते हैं फ्रांसीसी, ये बहुत बाद में आए थे, ये फ्रांस के थे, इनको फ्रेंच भी बोलते हैं। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां था, विश्व इतिहास में इसको पढ़ाएंगे हम आपको, बहुत खतरनाक शासक था, निरंकुश शासक था लुई 14वां। तो लुई 14वां का एक मंत्री था कोलबर्ट, उसी के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। इस प्रकार यह एक सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। तो मैंने आपको बताया था डच कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में 1668 में। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारी कोठी इनकी स्थापित हो गई। गोलकुंडा रियासत जो दक्षिण भारत में दक्कन में पड़ता है, वहाँ के जो शासक थे, सुल्तान थे, उनसे अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया 1669 में, और मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी खुली। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे एवं 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया गया। तो ये बात आपको याद रखना है कि फ्रांसीसियों ने कहाँ कहाँ अधिकार किया। 1721 में मॉरिशस में अधिकार कर लिया, 1725 में मालाबार में जो स्थित है माहे, ये केरल के पास स्थित है माहे, और कराईकल पर भी इन्होंने 1739 में अधिकार कर लिया। देखिए माहे, कराईकल, इन सबको मिलाकर आज एक नया हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, वो बना है। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं, एक ही जगह नहीं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं। कराईकल, माहे, पुदुचेरी, और इसमें एक नाम और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने फ्रांसीसियों ने अधिकार किया। फिर है अंत में भारत में व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य एक लंबा संघर्ष चला, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। तो दो ही कंपनियां आगे बचती हैं और इनमें संघर्ष होता है, एक तो फ्रांस की जो फ्रांसीसी कंपनी थी और दूसरी ब्रिटेन की ब्रिटिश कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दो कंपनियों में बाद में भारत के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर संघर्ष होता है, और इनके मध्य 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिन्हें हम कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहते हैं। तो आगे हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रहा यूरोपियों का आगमन, 2 लेक्चर में इसको लिया है मैंने, बहुत थोड़ा सा आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, बस आप ये जानिए कि कैसे और क्यों इनका आगमन हुआ समुद्री रास्ते से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।